Hello, dear friends. How are you? I hope you all will be fine and happy. और न्यू क्लासेस में चढ़ चुके हैं आप और आपको जो है वो स्टार्टिंग से ही स्टडीज़ करनी होंगी, क्योंकि टेंथ में जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसे स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन च्यू करते हैं हर चैप्टर को, हर मटेरियल को, तो आपको लास्ट तक जा कर के बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता और सारा सिलेबस आपको बहुत लाइट लगता है। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पोम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, टेक्सचुअल भी दे दिए हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी दिया है इसका। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एक्स्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स बनेंगे नहीं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट पोएम है। डस्ट ऑफ स्नो भी, फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है ये, तो बहुत शॉर्ट पोम है दोनों। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और अगर आप ढंग से करेंगे तो यू पीपल कैन क्रिएट लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर extra short and long question and answer in 30-40 words. Where was the crow sitting? What did it do? मैं आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोम का बता देती हूँ। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीनिंग बर्फ़ के, डस्ट मीनिंग धूल, बर्फ़ की धूल नहीं, द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट। तो पोइट जो है एक दिन बहुत उदास होता है, डिप्रेस्ड होता है, और वो जो है वो विंटर सीज़न है और वो अपने घर से निकल जाता है और वो एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। और अचानक क्या होता है, ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री, और ये बहुत ही पॉइजनस ट्री है। और इसके जो धतूरे का, जिसको पेड़ हम कहते हैं, और धतूरा जो है वो शिवरात्रि में जो है पॉइजनस फ्रूट होता है, तो ये चढ़ता है ना, लॉर्ड शिवा को इसको ऑफरिंग दी जाती है। तो पोइट जो है वो आता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट ही वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड, दैट ही वॉज इन अ वेरी डूम मूड, बहुत ही गिरे हुए मूड में था, बहुत ही दुखी था। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही वो बैठा हुआ होता है, थोड़ी देर में एक कौवा आता है और उस पेड़ पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठता है तो उससे क्या होता है, कुछ जो हैं डस्ट के जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं पोइट के ऊपर गिर जाते हैं, और जैसे ही उसके ऊपर जब गिरते हैं तो पोइट का मूड जो है वो रिन्यू हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है, एकदम पोइट का मूड जो है बदल जाता है। दैट ही फेल्ट बेटर, उसे अच्छा लगने लगता है। अब यहाँ आप ये देखिए कि दोनों ही चीज़ें अशुभ हैं, हेमलॉक ट्री भी और साथ साथ क्रो भी, दोनों के दोनों डेथ का सिंबल हैं, लेकिन फिर भी पोइट के मूड को बदल दिया और पोइट को ने अपना आगे बुरा होने वाले दिन को बचा लिया। ओके, नाउ वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? कौवा कहाँ बैठा हुआ था? वॉट डिड इट डू? और उसने क्या किया? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। कौवा जो है वो बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पर, जो कि एक जहरीला वृक्ष है। इट शुक डाउन स्नो, स्नो में बची, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग को आप देख सकते हैं, स्नो यहाँ पे W आएगा। इट शुक डाउन स्नो और पार्टिकल्स ऑफ द स्नो ऑन द पोइट, और इसने एक शाखा को हिलाकर, जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ के कुछ पार्टिकल्स जो है वो गिरा दिए पोइट के ऊपर। हाउ वॉज पोइट्स मूड बिफोर फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम? पोइट का मूड बर्फ गिरने से पहले कैसा था? द पोइट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड बिफोर फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम। पोइट का जो मूड था वो दुखी था, तनाव से भरा था उसके ऊपर बर्फ गिरने से पहले। ही वॉज इन अनप्लेजेंट मूड, वह बड़े ही दुखी मूड में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ ऐड हो गया है। एक्सप्लेन हेमलॉक ट्री। आपको हेमलॉक ट्री को जो है एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है हेमलॉक ट्री। इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये एक जहरीला वृक्ष होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे होते हैं। इट इज़ फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, ये इंडिया में भी पाया जाता है। What fell on the poet from the hemlock tree? Hemlock tree से poet के ऊपर क्या गिरा? Dust of snow or the snow particles fell on the poet from the tree. बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, तिनके, स्प्रिंकल्स जिसे कहते हैं, और या फिर हम कहें स्नो पार्टिकल्स पोइट के ऊपर, वृक्ष के ऊपर से गिरती है।
नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन पोएट, क्या होता है जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है। द पोएट वॉज सिटिंग अंडर द ट्री विद अनप्लेजेंट मूड, पोएट जो है पेड़ के नीचे बैठा है बड़े ही दुखी मन से। ही वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड, वह दुखी है, तनाव से भरा है। व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है, हिज मूड चेंज्ड, ही फेल्ट बेटर, उसका मूड बदल जाता है, वो अब अच्छा महसूस करता है। डिस्क्राइब डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को डिस्क्राइब कीजिए। डस्ट ऑफ स्नो इज स्नो पार्टिकल्स और स्प्रिंकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो होते हैं बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और या फिर बर्फ का छिड़काव। These are very soft and can easily settle down on the various objects. ये बहुत ही मुलायम होते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर आसानी से सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। डिस्क्राइब नेचर इन द पोअम, पोअम के अंदर आपको नेचर को डिस्क्राइब करना है। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ विंटर, पोएट ने सर्दियों की खूबसूरती को डिस्क्राइब किया है। ही टुक नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज, और वो नेचर को एक बहुत ही पॉजिटिव मीडियम मानता है, माध्यम मानता है उसके अंदर बदलाव का। ही वॉज डिप्रेस्ड, वह दुखी था। ही टेक्स नेचर एज एन इंस्पिरेशन, और वो नेचर को एक प्रेरणा के रूप में लेता है। Which message does the poet want to convey through the poem? पोअम के जरिए पोएट कौन सा संदेश आपको देना चाहता है। द पोएट कन्वेड सच अ वंडरफुल मैसेज थ्रू दिस पोअम, इस पोअम के ज़रिए एक बहुत ही अद्भुत संदेश आपको मिलता है। सम स्मॉल थिंग्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। वी कैन चेंज द मूड ऑफ अर पर्सन, और हम छोटी छोटी चीज़ों से मनुष्य का मन बदल सकते हैं। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री चेंजेस द पोएट्स मूड, जो क्रो बहुत छोटा सा पक्षी है, हालांकि इनऑस्पिशियस है, और हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है, और ये दोनों मिल करके पोएट का मूड बदल देते हैं। ऑल्दो दे बोथ आर इनऑस्पिशियस एंड सिंबल ऑफ ग्लूम, हालांकि ये दोनों ही अशुभ होने का प्रतीक है। दोनों के दोनों किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। नाउ व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या प्रदर्शित करते हैं। द क्रो इज ब्लैक इन ऑस्पिशियस, कौवा काला है, अशुभ है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ, यह मृत्यु का सिंबल है। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट, हेमलॉक ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला वृक्ष है। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही खूबसूरत नहीं हैं। दे रिप्रेजेंट द डिप्रेसिव साइड ऑफ नेचर, ये प्रकृति की तनाव, दुख, पतन इत्यादि से भरे हुए साइड को दिखाता है। Why does the poet use such inauspicious bird and tree? पोएट इन्हीं अशुभ पक्षी और पेड़ को क्यों अपनी पोम में लेता है। द पोएट वॉज इन सैड मूड, पोएट जो है दुखी मूड में है। ही कैन नॉट थिंक द स्वीट साइड ऑफ नेचर, वह प्रकृति की खूबसूरत साइड को नहीं देख पाता, नहीं सोच पाता। द बिटर इमेजेस केम इन हिज माइंड, उसके मन में कड़वाहट से भरी तस्वीरें आती हैं। दैट इज़ वाई ही यूजेस अनकॉमन बर्ड एंड ट्री, इसीलिए वह असामान्य पक्षी और पेड़ को यूज़ करता है। हाउ इज़ द क्रो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग पोइट्स मूड, कौवा कैसे जिम्मेदार है पोइट के मूड को बदलने में। द क्रो शुक द ट्री एंड फेल डस्ट पार्टिकल्स, कौवा जो है वो पेड़ को हिलाता है और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो गिरा देता है। एंड चेंज द मूड ऑफ द पोइट, और इससे पोइट का मन बदल जाता है। इट गिव्स एन इंस्पिरेशन टू कम आउट फ्रॉम हिज डिप्रेसिव मूड, और वो उसको प्रेरणा देता है कि वो अपने तनाव से भरे मन से बाहर आ जाए एंड लिव लाइवली, और संजीदा होकर के जिए। नाउ डिस्क्राइब पोइट्स मूड आफ्टर इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद पोइट के मूड डिस्क्राइब करना है। द पोइट वॉज सैड एंड इन डिप्रेसिव मूड, पोइट दुखी है और बहुत ही तनाव वाले मूड में है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठता है। द क्रो फेल डस्ट पार्टिकल्स ऑन द पोइट, और एक कौवा आकर के छोटे छोटे बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो पोइट के ऊपर गिरा देता है। और गिराने के बाद क्या होता है? ही फेल्ट बेटर, पोएट को अच्छा महसूस होता है। नाउ ही वॉज नो मोर इन ग्लूम, अब वह दुख में नहीं है। देखिए कौवा है और मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं धतूरे का पेड़ है ये देखिए इस तरह का होता है, ये उसके फ्रूट्स हैं। ओके, नाउ
एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स दो ही हैं इसमें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पोइट्स मूड बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट। पोइट का मूड जो है वो डिस्क्राइब करना है घटना होने से पहले, घटना होने के बाद। घटना कौन सी कि कौवा आकर के पेड़ पर बैठता है और उसके ऊपर, पोइट के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स गिरा देता है, ये घटना है। तो इससे पहले पोइट का मूड और इसके बाद पोइट का मूड। नाउ द पोम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही सुंदर पोम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। द पोइट हैज़ डिपिक्टेड द ब्यूटीफुल सीजन ऑफ विंटर इन द पोम। और पोइट जो है वो सर्दी का खूबसूरत मौसम इस पोम के अंदर दिखाता है। द पोइट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड। पोइट बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तनाव से भरा है। ही सेट डाउन अंडर द हेमलॉक ट्री। वह हेमलॉक ट्री जो कि जहरीला पौधा है, जहरीला वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाता है। सडनली द क्रो केम एंड सेट वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अचानक कहीं से कौवा उड़कर आता है और पेड़ की, हेमलॉक ट्री की एक शाखा के ऊपर बैठ जाता है। इट शुक डाउन द ट्री एंड फेल सम स्नो पार्टिकल्स ऑन द पोइट। यह पेड़ को हिलाता है और स्नो के जो कुछ पार्टिकल्स हैं पोइट के ऊपर गिरा देता है। द पोइट फेल्ट बेटर। अरे इसके बाद तो पोइट को बड़ा अच्छा लगता है। ऑल दो ट्री एंड क्रो बोथ आर बिटर। हालांकि पेड़ और पक्षी दोनों ही कड़वाहट से भरे हैं, सिंबल ऑफ डेथ हैं, दुख का सिंबल हैं। इवन द पोइट फेल्ट डिलाइटेड। और इसके बाद यहाँ तक कि पोइट को, जबकि क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही इनऑस्पिशियस हैं, लेकिन पोइट को खुशी महसूस होती है। ही हैज़ फॉरगॉटन हिज सैडनेस एंड डिप्रेशन ऑफ द डे। वह भूल जाता है अपना दुख और दिन का तनाव। ही थॉट ही हैज़ सेव्ड द पार्ट ऑफ द डे। उसे लगता है कि अब मेरा मूड अच्छा हो गया है और अब मैं दिन का बाकी का बचा हुआ, जो दिन का बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसे बचा लूँगा। ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटीज़। बाकी के बचे दिन को वह अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के अंदर गुजारेगा, उनको यूटिलाइज कर लेगा। ही हिज सॉरो वॉज, ये ही नहीं है बेटा, हिज, यहाँ पे हिज है ये। हिज सॉरो वॉज वॉश्ड अवे। उसका दुख धुल जाता है बाय द लाइट शॉवर ऑफ द स्नो। हल्की फुल्की बर्फ के कणों की बारिश से उसका मन जो है वो धुल कर साफ हो जाता है। हिज स्पिरिट वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। और उसकी आत्मा खुशी से भर जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटिल थिंग्स इन द लाइफ कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू आवर आउटलुक। छोटी छोटी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा अंतर देती हैं हमारे देखने के नज़रिए को। इलेबोरेट विद रिस्पेक्ट टू द पोम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोम लेकर के आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ in the poem Dust of Snow, the poet sits under the hemlock tree in sadness and gloom. और इस पोम के अंदर, डस्ट ऑफ स्नो के अंदर, पोइट जो है वो बैठता है हैमलॉक ट्री के नीचे। वह दुख और तनाव और परेशानी से भरा हुआ है। ही डीपली रिग्रेट्स हिज लाइफ, डीपली रिग्रेट्स हिज लाइफ। उसे अपनी ज़िंदगी में बड़ा पश्चाताप है। एंड थिंग्स ऑफ एंडिंग इट। और वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त करना चाहता है। सडनली द मोस्ट अनलाइकली ऑफ बर्ड। अचानक एक सबसे ज़्यादा बुरा पक्षी, जिसे कि कौवा कहते हैं, शॉवर्स ऑन हिम अ डस्ट ऑफ स्नो। उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को गिरा देता है। इट हैज़ अ नेचुरल इफेक्ट ऑन द पोइट। पोइट के अंदर एक प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। ही फील्स बेटर। उसे अच्छा महसूस होता है। अ सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ अ शॉवर ऑफ स्नो। और एक हल्की सी बारिश बर्फ की क्या करती है, मेक्स हिम फील बेटर। उसे अच्छा महसूस कराती है। ही फाइंड्स अनदर चांस। उसे अपनी ज़िंदगी में, पहले वो मरने जा रहा था, उसे अपनी ज़िंदगी में एक और अवसर मिल जाता है। द क्रो इज़ अ सिंबल ऑफ फियर एंड डूम। और कौवा जो है वो प्रतीक है डर का, दुख का। इट टेक्स फ्लाइट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। यह हेमलॉक ट्री से उड़ता है। एंड इन द प्रोसेस वॉज द स्नो ऑन द पोइट। और इसी जो है प्रोसेस में थोड़ी सी जो बर्फ़ के कण हैं वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक ऑफ fear going away and the living in its wake or new hope and reason to live. और ये सिंबल है डर का, लेकिन यह है लिविंग इन इट्स वेक एंड न्यू होप, लेकिन यह नई उम्मीदें, नई आशाएं जगाता है और रीज़न टू लिव, और हमें जीने का सहारा देता है। इट इज़ रियली अ स्मॉल इंसिडेंट। ये वाकई एक छोटी सी घटना है, बट इट वॉज वेरी बिग फॉर द पोइट। लेकिन पोइट के लिए बहुत बड़ी है। बिकॉज द लाइफ टेक्स अ न्यू टर्न। यहाँ पे बेटे जस्ट अ मिनट, ये जो है वो, एक मिनट, बिकॉज द लाइफ, यहाँ पे ये द है, यहाँ ये द है, ठीक है।
द लाइफ टेक्स अ न्यू टर्न, क्योंकि उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है. ही रिगेन्स होप, और उसे जो है वो सारी उम्मीदें मिल जाती हैं. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग एंड कोऑपरेटिंग मी. प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और साथ साथ हम लोग का ट्री भी आपको दिखा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.